नमस्कार दोस्तों, आईसीए के ऐप पर स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री का हस्ताक्षर मैं आनंद सिंह चंदेल आपके सामने फिर से आया हूं। और मॉडर्न हिस्ट्री में कांग्रेस और कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हमारा लास्ट टॉपिक था, जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया था। मॉडर्न हिस्ट्री का अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो बन जाता है 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन। क्या है? 1905 में हुआ बंगाल का विभाजन। बंगाल पार्टीशन के टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ना है ये मैं पहले से ब्रीफ कर देता हूं, ताकि आपको ये मालूम रहे कि इस टॉपिक से सवाल कैसे बनेंगे। देखिए, एक होता है कि आप इतिहास पढ़े चले जा रहे हैं और एक होता है कि एग्जाम ओरिएंटेड इतिहास पढ़ना। दोनों में बहुत फर्क होता है। अगर आप इतिहास पढ़े चले जा रहे हैं यानी आप एकेडमिक परीक्षाओं की तैयारी किए चले जा रहे हैं, और अगर आप इतिहास के सैलेंट टॉपिक्स को उठाकर पढ़ाते हैं, इसका मतलब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की समझ रखते हैं। और मैं आपको कॉम्पिटिटिव इतिहास के बारे में ही बताना चाहूंगा, वरना तो इतिहास पढ़ने के लिए आपके और मेरी दोनों की उम्र कम है, और मेरी तो आपसे भी कम है। ठीक, चलिए, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम बंगाल पार्टीशन उठाने वाले हैं, उसके पहले जरा देख लेते हैं कि जिस बंगाल की चर्चा मैं आपसे आज करूंगा वो बंगाल में क्या क्या शामिल था, वो बंगाल है कहाँ कहाँ। ठीक है, देखिए, छोटू सा एक नक्शा बनाते हैं। ठीक, यह वर्तमान भारत का नक्शा है। पर जिस बंगाल की बात मैं आपसे कर रहा हूं, उस बंगाल में उस समय आज वर्तमान समय का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और पूरा का पूरा एक देश बांग्लादेश आता था। समझ रहे? उस समय के बंगाल की आबादी 8 करोड़ हुआ करती थी। कितनी? आबादी 8 करोड़ के लगभग थी, जिनमें हिंदू मुस्लिम आबादी लगभग लगभग बराबर के आसपास थी। ठीक है, और मैं जिस क्षेत्र की बात कर रहा हूं उसको अगर मुझे बताना पड़े तो मैं दरअसल बात कर रहा हूं आपके इस एक क्षेत्र की। ये देखिए, पूरा का पूरा उड़ीसा कवर कीजिए, पूरा का पूरा बांग्लादेश कवर कीजिए, पूरा का पूरा असम का क्षेत्र कवर कीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको इस पूरे विशाल क्षेत्र की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये देखिए, मैं इस बंगाल की बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है कि नहीं? और ये जो आंकड़े हैं ये लगभग लगभग उस समय यूरोप के एक बड़े देश फ्रांस के बराबर का जो है हाल था। यानी भारत का एक प्रांत आपके यूरोप के एक सबसे समृद्ध देश के लगभग समतुल्य था। इसके विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो 1905 का बंगाल पार्टीशन है। इसके विभाजन की बात आई कहां से? इसके विभाजन की चर्चा शुरू होती है आपके भारत सचिव रिजले की एक रिपोर्ट से, जो कि उन्होंने तत्कालीन बंगाल के या तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल कर्जन महोदय को भेजी थी। सचिव रिजले ने 1902 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि बंगाल एक बड़ी ताकत है और बंगाल का एक रहना हमें कमजोर करना है, और बंगाल का विभाजित होना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना और हमें मजबूत करना। ठीक है कि नहीं? ये रिपोर्ट 1902 में सचिव रिजले जो है वो आपके प्रस्तुत करते हैं। इतिहासकारों के हिसाब से इसमें तारीखों का फर्क है, क्योंकि एस.के. पांडे जो इतिहासकार हैं उन्होंने अपनी किताब में इसकी तारीख 1904 बताई है, जबकि दूसरे सोर्सेज में मुझे कहानी 1902 की ही मिलती है। और कारण यह भी 1902 पे भरोसा करने का है क्योंकि 1903 में मद्रास कांग्रेस की अध्यक्षता आपके लाल मोहन घोष कर रहे थे, और दिसंबर 1930 में लाल मोहन घोष ने शक किया कि अंग्रेज शायद बंगाल विभाजन की जो है तैयारी कर रहे हैं। और शक तब और गहरा जाता है जब 1903 और 1904 में बंगाल का जो भारत का उस समय का गवर्नर जनरल था, जो कलकत्ता में बैठता था, लॉर्ड कर्जन, वो बंगाल की यात्रा करता है। ठीक है, तो आपके क्या देखेंगे कि 1900 आपके जो है 2 से एक प्रोसेस शुरू हुआ था। ठीक, इसका डेवलपमेंट अगर हम देखेंगे, इसका अगर हम टाइमलाइन देखेंगे पूरा का पूरा, तो टाइमलाइन में आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, और फिर बंगाल पार्टीशन और बंगाल पार्टीशन का डेवलपमेंट आगे किस तरह से बढ़ता है वो बात हमें समझ में आ जाएगी। ठीक है कि नहीं? और जब वो बात हमें समझनी होगी तो टाइमलाइन में हम क्या देखेंगे? भारत सचिव रिजले ने पार्टीशन की बात कब कही? 1902 में। 1902 में विभाजन की बात कही, विभाजन की बात कही। ठीक है, डेवलपमेंट में टाइमलाइन में अगली जो डेट आती है वो ये है कि 1903 में मद्रास कांग्रेस के अध्यक्ष रहे मोहनलाल घोष ने भी ये बात का संदेह जताया। अध्यक्ष
मोहनलाल घोष ने बंगाल विभाजन का संदेह जताया। बंगाल विभाजन का संदेह जताया, ठीक है। और करजन महोदय की भी जो है अपनी बकायदा एक पूरी जो है निकल के आती है एक प्लानिंग कि हाँ चलो भाई पहले हम बंगाल का दौरा करेंगे, फिर देखेंगे बंगाल में अगर विभाजन किया भी जाए तो किस आधार पर किया जाए। जब ये चर्चाएं तेजी से हो गई कि ब्रिटिशर्स बंगाल का विभाजन कर सकते हैं, उस समय 13 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्रा ने अपनी पत्रिका संजीवनी में एक बात कही कि बंगाल के विभाजन को हम किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यदि बंगाल का विभाजन किया जाता है तो बंगाल की जनता बहिष्कार के लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो टाइमलाइन में एक दूसरा फैक्ट, अभी देखिए ये पूरी की पूरी शीट जब आपको पीपीटी मिलेगी तो आप उसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक देखते चले जाइएगा ताकि बंगाल पार्टीशन की क्रोनोलॉजी समझ में आ जाए। तो आपके इस षड्यंत्र के खिलाफ आपके 13 जुलाई, कब? 13 जुलाई 1905 को कृष्ण कुमार मित्र ने, किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका संजीवनी में, अपनी पत्रिका जो है संजीवनी में विभाजन की स्थिति में कि अगर विभाजन किया गया तो बहिष्कार करेंगे, विभाजन की स्थिति में बहिष्कार आंदोलन की बात कही, बहिष्कार आंदोलन की बात कही, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, घटना चक्र उठाइएगा या कोई और बढ़िया इतिहास की किताब उठाइएगा, उसमें एक सवाल लिखा होगा कि बंगाल विभाजन के प्रतिक्रिया स्वरूप बहिष्कार का प्रथम सुझाव किसने दिया। तो देखिए बहिष्कार होने, ये आपके विभाजन होने से पहले ही 13 जुलाई 1905 को अपनी पत्रिका संजीवनी में जो है ये बात ऐसी कृष्ण कुमार मित्र लिख रहे हैं। तो बहिष्कार का जो आइडिया आया है वो कहां से निकल के आया है? संजीवनी पत्रिका किसकी थी? आपके कृष्ण कुमार मित्र, यानी के मित्र की। 19 जुलाई 1905 को आपके लॉर्ड कर्जन ने बंगाल पार्टीशन की रूपरेखा तय कर दी और 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा कर दी कि बंगाल का पार्टीशन किया जाएगा, ठीक है। तो इस डेवलपमेंट को, टाइमलाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और टाइमलाइन आगे चल जाती है, कहां आ जाएगी टाइमलाइन? आगे जाते चली जाएगी कि देखिए आपके 19 जुलाई 1905 को, 19 जुलाई 1905 को ही आपके क्या दिखाई पड़ती है कि भैया बंगाल विभाजन की रूपरेखा, बंगाल विभाजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, ठीक। और फिर ठीक इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखिएगा कि 20 जुलाई 1905 को कर्जन क्या कर देगा? बंगाल विभाजन की घोषणा कर देगा, बंगाल विभाजन की घोषणा हो जाएगी। अब जैसे ही बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई तो वो ब्लूप्रिंट निकल के आ जाता है कि ब्रिटिशर्स यहां पर करने क्या वाले थे, ब्रिटिशर्स यहां पर क्या करने वाले थे, उस चीज की पूरी जब रूपरेखा निकल के आएगी तो आप क्या देखेंगे कि बकायदा यहां पर उस नक्शे को मैं आपके नक्शे के थ्रू बता देता हूं। ये देखिए, ये नक्शा आपको दिखाई पड़ रहा है और इस नक्शे में आप जरा गौर करते जाइएगा कि बंगाल पार्टीशन की जो है हरकत क्या थी। देखा यहां पर यह जाएगा कि कितने स्ट्रेटेजिक ढंग से, अगर ये कलर ना दिख रहा हो तो मैं आपको दूसरे एक कलर का प्रयोग करता हूं, चलिए इस कलर को ले लेता हूं, ठीक है। और बड़े रणनीतिक ढंग से आपको यहां पर, चलिए ये भी दिख रहा है तो मैं एक और कलर लेता हूं, ये वाला। एक बड़े रणनीतिक ढंग से क्या किया गया कि बंगाल के उन क्षेत्रों को जो कि मुस्लिम बहुल आबादी वाले हैं, है कि नहीं, जो मुस्लिम बहुल आबादी वाले इलाके हैं, उन इलाकों को एक नए प्रांत के रूप में सामने लाया गया और उसे बोला गया पूर्वी बंगाल। क्या लाया गया? पूर्वी बंगाल। और ये जो आपके क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है इसे कहा गया पश्चिम बंगाल। क्या कहा गया? पश्चिम बंगाल। आपने कभी गौर किया है कि भारत के नक्शे में अगर बंगाल की स्थिति देखेंगे तो वो भारत के पूर्वी तरफ है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो आज तक नाम पड़ा है वही आपके सामने राज्य की स्थिति निकल के आती है, ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि यहां पर बकायदा जो डेवलपमेंट देख रहे हैं कि इस पश्चिम बंगाल में आपके हिंदू मुस्लिम आबादी लगभग बराबर थी और पूर्वी बंगाल में मुस्लिम जो थे वो बहुतायत संख्या में थे, मेजोरिटी की संख्या में थे। ये ब्रिटिशर्स ऐसा कर क्यों रहे हैं? इन ब्रिटिशर्स के बंगाल को विभाजित करने का कारण एकमात्र था, भारत में जब भी कभी हम किसी भी परिवर्तन की बात करें और सकारात्मकता की बात करें तो सबसे पहले भारत में वो कहां होती थी? बंगाल में होती थी। सबसे पहले धार्मिक आंदोलन की शुरुआत कहां हुई? बंगाल में। पुनर्जागरण के आंदोलन की शुरुआत कहां हुई? बंगाल में। क्रांतिकारी आंदोलों की शुरुआत कहां देखेंगे? बंगाल में। पत्रकारिता का विकास कहां देखेंगे? बंगाल में। प्रेस का विकास कहां देखेंगे? बंगाल में। भारतीय राष्ट्रीय चेतना का विकास कहां देखेंगे? बंगाल में। राजनीतिक संगठनों का विकास कहां देखेंगे? बंगाल में। यानी देश में जो कुछ भी
जैसे आज भारत के लिए दिल्ली हो चुकी है, ठीक वैसे ही बंगाल की स्थिति हो चुकी थी। और जब बंगाल की स्थिति इतनी सुदृढ़ होगी, तो अंग्रेज ये चाहेंगे कि जो बंगाल में हो रहा है वो भारत के दूसरे क्षेत्रों में ना हो, तो वो बंगाल को कमजोर करना चाह रहे थे। और उसी का परिणाम था ये बंगाल का इस तरह का किया गया पार्टीशन, जो कि आपको मैप पर दिखाई पड़ रहा है। स्पष्ट है कि नहीं? क्लियर? तो अब यहां पर आपने क्या देखा कि बंगाल के विभाजन को कुछ इस प्रकार से एग्जीक्यूट किया गया कि उसमें असम और आज के वर्तमान बांग्लादेश के क्षेत्र को पूर्वी बंगाल बोला गया, ठीक है, और यहां पर जो है आपके पश्चिम बंगाल के क्षेत्र को अलग विभाजित कर दिया गया। अब सवाल यह आता है कि जिस समय बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, उस समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, यानी बंगाल जो राज्य था, प्रांत था, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? सवाल यह भी आ जाता है, और आ जाता है तो आपको बताना पड़ेगा, और वो थे एंड्रयू फ्रेजर। कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर, ठीक। और जब विभाजन हो जाता है तो जो पूर्वी बंगाल निकल के आता है, अभी विभाजन देखिए हुआ नहीं, केवल घोषणा हुई है, ठीक है, और जो पूर्वी बंगाल नया निकल के आ जाएगा उसके गवर्नर बना दिए जाएंगे फुलर महोदय। कौन बना दिए जाएंगे? फुलर महोदय। बट अभी उसमें टाइम है। अब ध्यान से देखिए, टाइमलाइन में हम कहां आ चुके हैं? 20 जुलाई 1905 में आ चुके हैं, जब बंगाल विभाजन की घोषणा होती है, यहां बंगाल विभाजित किया जाएगा। अब इस टाइमलाइन को हम आगे ले चलते हैं। इस टाइमलाइन को जब आगे ले चलेंगे तो पता चलेगा कि इस बंगाल विभाजन के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को, कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल शहर में एक बड़ी विशाल जनसभा बुलाई जाती है, ठीक है, और मणिंद्रनाथ नंदी जो है इस कलकत्ता के टाउन हॉल जो जनसभा है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और 7 अगस्त 1905 को ही बंगाल विभाजन के खिलाफ हमने बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन की फाउंडेशन रखी। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन की जो तारीख है वो कब घोषित हुई, तो बंगाल विभाजन की माफ करिएगा, बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा या आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो 7 अगस्त 1905 को होती है। कहां से होती है? कलकत्ता के टाउन हॉल में होती है। कलकत्ता के टाउन हॉल में इस विशाल जनसभा जो है उसको कौन संबोधित कर रहा था, उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे मणिंद्रनाथ नंदी। याद रखिएगा, फैक्ट बहुत कम किताबों में मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर मणिंद्रनाथ नंदी ने क्या किया कि भैया आपके जो है यहां पर लोगों को आवाहन किया कि ठीक है, ये पार्टीशन हम किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बंगाल की राष्ट्रीय एकता को और सांप्रदायिक एकता को जो है चुनौती देने के लिए किया गया एक बहुत ही दुस्साहस है। इवन असम के कमिश्नर स्टेटमेंट कॉटन भी इस बात का विरोध करते हैं कि ये ठीक नहीं है। समझ रहे हैं? ये जितने फैक्ट मैं बोल रहा हूं आपको किसी एक किताब में इकट्ठे नहीं मिलेंगे, अलग अलग किताबों से उठाया गया कंटेंट है, रिसर्च के साथ प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट कॉटन जो आपके असम के कमिश्नर है वो भी बंगाल विभाजन की जो है आपके क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। और फाइनली यहां से हमें क्या निकल के आता है, देखिए ध्यान से, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में, ये टाउन हॉल में विशाल जनसभा बुलाई जाती है, ठीक है। सभा की अध्यक्षता मणिंद्रनाथ नंदी कर रहे थे। मणिंद्रनाथ नंदी कर रहे थे, ठीक है। और इस विशाल जनसभा का रिजल्ट क्या निकल गया है? इस विशाल जनसभा का जो रिजल्ट निकल के आया था वो ये था कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है। बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की जाती है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, इसे आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक। अब यहीं से बंगाल में क्या होता है कि आपके बहुत गणमान्य व्यक्ति जो है इस बंगाल विभाजन के खिलाफ जो है एक लामबंदी शुरू कर देते हैं। क्लियर है कि नहीं? बड़े बड़े जो लोग हैं सबके सब क्या करेंगे, आपके इस बंगाल विभाजन के खिलाफ लामबंदी शुरू कर देंगे। तिलक भी एक्टिव हो जाएंगे, अजीत सिंह भी एक्टिव हो जाएंगे, सैयद हैदर रजा भी एक्टिव दिखाई पड़ेंगे, ओ चिदम्बरम पिल्लई भी जो है आपके एक्टिव दिखाई पड़ेंगे दक्षिण भारत में। मतलब लगभग जो है कई जो है आसपास के जो, सिर्फ इसका प्रभाव हम क्या देखेंगे कि सिर्फ बंगाल में नहीं पड़ेगा, इसका प्रभाव आसपास के राजनेताओं को भी इंपैक्ट करेगा और वो सब भी बंगाल में इस घटनाक्रम में चल रही जो उठापटक है उसके प्रति अपनी रुचि दिखाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यह स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भारत का पहला जन आंदोलन था, पहला मास मूवमेंट था। भारत में मास मूवमेंट्स की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी, परंतु उसके पहले कभी भी कोई जन आंदोलन नहीं हुआ एक्सेप्ट दिस बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट आया बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है कि नहीं? अब आगे क्या हुआ, मैं आपको ये फैक्चुअल डेटा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए जब आरओ की परीक्षा में आप बैठते हो तो उसमें एनालिसिस तो आता ही आता है, उससे ज्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम जब एक बार भी बंगाल पार्टीशन पढ़ो, हमारे यहां से अगर तुम आईसीएस से एक बार बंगाल पार्टीशन पढ़ लोगे, उसके बाद इससे बेहतर चीजें
ये दावा नहीं है, ये हमारी मेहनत पर किया गया विश्वास है। आपके सामने जो हम लाते हैं उसको बहुत अच्छे से रिफाइन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम जो है बस आए और शुरू हो गए। आईसीए की यही परंपरा रही है, कंटेंट रिसर्च करना और फिर क्वालिटी प्रोड्यूस करके आपको देना। तो चलो हमने प्रमोशन तो कर लिया, अब आते हैं पॉइंट पर। और पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो क्रोनोलॉजी में समझा रहा हूँ उससे आपको याद करना बड़ा आसान हो जाएगा कि कब कब क्या क्या हुआ। इसके बाद एनालिसिस शुरू कर देंगे जब स्वदेशी आंदोलन का हम जो एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, अब यहाँ पे अगला डेवलपमेंट कब होता है? अगला डेवलपमेंट होता है आपके 1 सितंबर 1905 को। कब? 1 सितंबर 1905 को। 1 सितंबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने क्या बोला? 1 सितंबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की, एक बार फिर से घोषणा कर रहे हैं ये, कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो जाएगा। यानी जो भी इन्होंने रूपरेखा दी थी बंगाल पार्टीशन की, या 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। और ऐसा ही हुआ। क्या होगा? फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को क्या होता है? बंगाल विभाजन लागू हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन लागू हो गया। तो देखिए, ये आपके 3 स्लाइड्स में मैंने आपको जो है घटनाक्रम पूरा बताया। पहले ये बताया कि भाई कहां पर ये बंगाल था, कहां पर क्या था, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? अब इसके बाद दूसरी स्लाइड में हमने ये बताया कि बंगाल की पार्टीशन की पूरी क्रोनोलॉजी क्या है, कि 13 जुलाई, फिर इसके बाद जो 19 जुलाई, फिर 20 जुलाई को क्या हुआ। इसके बाद जो अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि फिर इसका रिस्पांस 7 अगस्त को क्या देख के निकलता है। इसके बाद 1 सितंबर 1905 को कर्जन महोदय ने क्या किया। फिर इसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन के बारे में आपके कर्जन महोदय हमसे क्या कह रहे हैं। बात ठीक है कि नहीं? अब इससे आगे क्या? 16 अक्टूबर 1905 को लेकर बहुत सारी घोषणाएं की जाती हैं। 16 अक्टूबर 1905 के बारे में देखिए क्या क्या निकल के आता है। 16 अक्टूबर 1905 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला कि ये एक काला दिन है। रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से इसे क्या कहा गया? ये बंगाल के अध्याय का एक काला दिन है। और बोला कि सब लोग एक दूसरे को राखी बांधें। और राखी बांधे किस लिए? ताकि जो आपके हिंदू प्लस मुस्लिम यूनिटी है वो अंग्रेजों को दिखाई पड़ जाए, वो अंग्रेजों को दिखाई पड़ जाए। ठीक है। तो 7 आपके 16 अक्टूबर 1905 से ही, जैसे ही बंगाल का ऑफिशियल पार्टीशन हो जाता है, पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका बना दी जाती है। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, लिखना हो तो लिख लीजिए, और अदरवाइज मैं स्लाइड में भी ऐड कर देता हूं कि पूर्वी बंगाल की जो राजधानी है वो किससे बनाया जाता है? ढाका को। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है वो किससे बनाई जाती है? कलकत्ता को। ठीक है, चलिए स्लाइड में आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को और पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता को बना के जब विभाजन लागू हो जाता है तो आर एन टैगोर इससे काफी ज्यादा आहत थे। और आर एन टैगोर क्या करेंगे, बाकायदा जो है आपके बोलेंगे कि ये काला दिन है, और सुबह से ही लोग मिले, सुबह से ही लोग जो है बाकायदा वंदे मातरम गीत गाएं और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधे और ये अश्योर करें कि बंगाल पार्टीशन का जो षड्यंत्र आप अंग्रेज करना चाहते हैं वो सफल हम होने नहीं देंगे। और यहीं से फिर एक पूरी पूरी श्रृंखला शुरू हो जाती है आपके स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की। ठीक है, तो यहीं से श्रृंखला किसकी शुरुआत हो जाती है? आपके स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की। अब स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की आपको डेट मालूम है, कब से शुरुआत हुआ था? ये 7 अगस्त 1905 से, जो कि अभी मैं पीछे आपको बताकर आया हूं। ठीक है, और ये बहिष्कार शब्द जो है इसका भी आइडिया किसने दिया था? मैंने आपको बताया था, कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था। क्लियर है? तो ये फैक्चुअल चीजें यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। अब ये स्वदेशी बहिष्कार है क्या? देखो सिंपल सी बात है, बहिष्कार पहले आएगा उसके बाद स्वदेशी आएगा। बहिष्कार मतलब बाइकॉट। बाइकॉट का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है कि देखिए, अंग्रेज भारत में व्यापार करने आते हैं, और जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने ही आए हैं तो डेफिनेटली क्या है कि हम उनके वस्तुओं के आदी हो चुके हैं और वो हमारी इस आदत का मुनाफा कमा के इंग्लैंड भेज रहे हैं। और यदि हम सारी की सारी चीज जो अंग्रेज उत्पादित करते हैं, निर्मित करते हैं, उन चीजों का अगर उत्पादन हम बंद कर देंगे, पूरी तरह से उनका उत्पादन हम बंद कर देंगे, तो ना तो उनका उत्पाद बिकेगा और ना ही वो क्या करेंगे, यहां पर बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर पाएंगे। इस एक आइडिया को कृष्ण कुमार मित्रा ने हमारे सामने प्रेजेंट किया था। और बंगाल में जो है बहिष्कार आंदोलन की एक बहुत जो है तगड़ी सीरीज शुरू हो जाती है। और हम किस किस लेवल में बहिष्कार करते हैं? छात्रों से बोला गया आप विद्यालय छोड़ दीजिए, शिक्षकों से बोला गया कि आप अंग्रेजी विद्यालय छोड़ दीजिए, जो कर्मचारी हैं उनसे कहा गया कि आप अंग्रेजी दफ्तर छोड़ दीजिए, जो अंग्रेजी ग्रोसरी सामान जैसे जो जनरल स्टोर्स हैं वहां से जो लोग सामान खरीदा करते थे बोल दिया गया कि वहां से आप सामान परचेस करना बंद कर दीजिए। और सबसे ज्यादा इंपैक्ट तो देखने को मिलता है विदेशी वस्त्रों का। क्यों? क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा तो आयात विदेशी वस्त्रों का होता था। तो बहिष्कार आंदोलन में सबसे जो बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलता है वो विदेशी वस्त्रों की होली जलाने से होती है।
और बंगाल में जगह जगह जो है आपके विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी। यानी इस समय हमने कुछ भी अंग्रेजी इस्तेमाल करने से मना कर दिया। हमें अंग्रेजी कपड़े नहीं चाहिए, हमें अंग्रेजी किताबें नहीं चाहिए, हमें अंग्रेजी शिक्षा नहीं चाहिए, हमें अंग्रेजी दफ्तर नहीं चाहिए, हमें अंग्रेजी कोर्स नहीं चाहिए, हमें अंग्रेजी सिस्टम नहीं चाहिए। और इस समय जो भारत के बेवड़े थे वो भी राष्ट्रीय आंदोलन में कूद जाते हैं। कैसे? हम अंग्रेजी नहीं पिएंगे, हम देसी पिएंगे, देश के लिए। ये मजाक की बात है, ठीक है, इसको बहुत सीरियस लेना। अब देखो यार भाई, बहिष्कार करना है तो बेवड़ा समाज भी बहिष्कार करेगा ना। आपको क्या लगता है बेवड़ा समाज हल्का है? देश में आपके आबकारी विभाग में जाइए और देखिए कि शराब ज्यादा बिकती है और शानदार बिकती है। बाकी लॉकडाउन की लाइनों में आपने देखा होगा, लॉकडाउन में दवाइयों की और सब्जियों की दुकानों के बाहर उतनी लाइन नहीं थी जितनी मौके मौके पर हमने जो है मदिरा केंद्रों के बाहर भीड़ देखी। तो उसी पर्सपेक्टिव में कह सकता हूं कि बेवड़ों ने भी जो इस समय स्वदेशी आंदोलन में या बहिष्कार आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका जरूर निभाई होगी। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि हमने क्या कोशिश की कि हम सारे पूरी तरह से जो है ब्रिटिशर्स को बैकआउट कर देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर आपके स्वदेशी आंदोलन के आलोचक के तौर पर निकल के आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी के आलोचक क्यों बन जाते हैं? देखिए, वो आंदोलन में, बंगाल विभाजन के आंदोलन में साथ हैं और 1907 में रविन्द्रनाथ टैगोर इस आंदोलन से बाहर भी आ जाते हैं। वो क्यों था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट रविन्द्रनाथ टैगोर का कहना था कि जब तक हमारे पास अंग्रेजी शिक्षा के बेहतर विकल्प नहीं आ जाते, जब तक अंग्रेजी उद्योग के बेहतर विकल्प नहीं आ जाते, तब तक हमें कम से कम बच्चों का जो भविष्य है उसको इस आंदोलन में जो है झोंकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का ये पॉइंट था। खैर बहरहाल, अब जब इतना सब कुछ हम बहिष्कार कर देंगे तो भैया हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? है कि नहीं? हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे कि अब भारतीयों ने बहिष्कार के एक सप्लीमेंट्री आंदोलन के तौर पर शुरू किया स्वदेशी आंदोलन। यानी अगर सब कुछ अंग्रेजी हम छोड़ देंगे तो करेंगे क्या? खुद का, खुद के स्कूल्स बनाएंगे, खुद के इंडस्ट्रीज बनाएंगे। ठीक, तो वहीं से बहिष्कार के सप्लीमेंट्री आंदोलन के तौर पर शुरू हो जाता है स्वदेशी आंदोलन। कौन सा? स्वदेशी आंदोलन। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पर बकायदा जो है आपके बहुत सारे जो है नए इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं, बहुत सारे नए इंस्टीट्यूशंस। और नए इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं आपको बताऊं कि क्या क्या फिर इसका परिणाम निकल के आता है, तो आपको दिखाई पड़ेगा 1906 में, 1906 में जो है आपके अविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने? अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की 1906 में। अविंद्रनाथ टैगोर ने इंडियन ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना की। आपको मालूम है कि भारत में ललित कला के मामले में ये एक बहुत बड़ी जो है संस्था के तौर पे उभर के आती है। इस संस्था की जो है आपके दो सबसे शानदार छात्र थे, उनमें से एक नाम है नंदलाल बोस, जो कि पेंटिंग के लिए एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते थे। कौन? नंदलाल बोस। ठीक है, और नंदलाल बोस के अलावा जो है आपको दूसरा नाम दिखाई पड़ेगा, वो दिखाई पड़ेगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कौन? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को आप अगर नहीं पहचान रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि इनका संबंध भारतीय संविधान से जुड़ा था। भारतीय संविधान में जिस प्रकार की कैलीग्राफी का यानी लेखन शैली का प्रयोग किया गया है, उसके पीछे किसका हाथ था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब का। और नंदलाल बोस को तो आप जानते हैं कि भारत नहीं, वो पूरी दुनिया के जो है आपके कुछ बेहतरीन जो है चित्रकारों में से आते हैं। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, दो नए प्रतिभाओं को भारत के सामने लेकर आए और नंदलाल बोस थे वो। ठीक है, ये बहुत बड़ा चेहरा बन जाते हैं। और दूसरे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इनका संबंध किस चीज से है? भारतीय संविधान में कैलीग्राफी इन्होंने ही की थी। कैलीग्राफी का मतलब आप समझते हैं? सुंदर लिखने की कला, जिसका मुझसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं कैलीग्राफी के के तक भी नहीं पहुंच रहा हूं, इन्हीं की। तो यहां पर स्वदेशी आंदोलन में हम केवल यही संस्था नहीं देखेंगे, स्वदेशी आंदोलन में और बहुत सारी संस्थाएं देखेंगे। जैसे आपके 16 नवंबर 1905 को, कहा 16 नवंबर 1905 को नेशनल एजुकेशन काउंसिल की स्थापना की जाती है। सोलह 1905 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन होता है, जिसने भारतीय शिक्षा को डिजाइन करने का प्रयास किया। और इस राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के गठन का एक रिजल्ट निकल के आता है, और वो रिजल्ट क्या निकल के आता है? वो निकल के आता है बंगाल नेशनल कॉलेज। क्या निकल के आता है? बंगाल नेशनल कॉलेज। और बंगाल नेशनल कॉलेज के सवाल भी पूछा गया है, प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे? इसके प्रथम प्रधानाचार्य बनाए जाते हैं आपके अरविंदो घोष।
कौन थे? अरविंदो घोष। तो आप क्या देखेंगे, बहुत फैक्चुअल जरूर हो रहा है टॉपिक, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बहिष्कार आंदोलन के सप्लीमेंट्री के तौर पे जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है तो कौन कौन सी स्वदेशी संस्थाएं जो हैं वो बंगाल में ब्रिटिशर्स को रिप्लेस करने का प्रयास कर रही हैं। ठीक है, अब बंगाल नेशनल कॉलेज की जो स्थापना आपको की जाती है तो 14 अगस्त 1906 को आपको कौन सा बंगाल नेशनल कॉलेज निकल के आता दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद मद्रास में भी पचैप्पा नेशनल कॉलेज की स्थापना की जाती है। कहां पर? इसी प्रकार से जो है मद्रास में पचैप्पा नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अगर भारतीय छात्रों को विद्यालय छोड़ना पड़ रहा है, त्यागना पड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें कुछ मिलेगा नहीं। हम बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना करेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन पैटर्न पे इस विद्यालय को स्थापित किया गया था। अरविंदो इसके पहले जो है प्रिंसिपल बनते हैं। इसके अलावा मद्रास में भी पचैप्पा नेशनल कॉलेज की स्थापना इसमें आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके बाद पीसी रॉय ने और बीसी रॉय ने, ठीक है, पीसी रॉय और बीसी रॉय, इन दोनों का नाम निकलना पड़ेगा। जैसे पीसी रॉय ने क्या किया था, बंगाल केमिस्ट एवं फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की, जबकि बीसी रॉय ने जो है बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की। तो यहां पर जो है उद्योग की प्रयास भी किए गए। पीसी रॉय, इन्होंने किसकी स्थापना की? बंगाल केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की। ठीक है, वहीं बीसी रॉय ने किसकी स्थापना की? इन्होंने बंगाल केमिकल फैक्ट्री की स्थापना की ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी निकल के आपको दिखाई पड़ती हैं कि देखिए हर एक लेवल पे प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद एक अश्विनी कुमार दत्त जी थे। कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त जी, जो बारिसाल के शिक्षक थे, और उन्होंने क्या किया था, स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। क्या किया था? स्वदेश बांधव समिति का। तो ये भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा गया है। अश्विनी कुमार मित्र, या अश्विनी कुमार जो है आपके कौन दिखाई पड़ते हैं? अश्विनी कुमार दत्त थे। माफ करिएगा, मित्र नहीं, दत्त हैं। इन्होंने किसकी स्थापना की? अश्विनी कुमार दत्त जो है ये स्थापना करते हैं स्वदेश बांधव समिति की। सारे के सारे सवाल आपको एग्जाम हॉल में दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि इसके पहले ये सारे के सारे सवाल एग्जाम हॉल में दिखाई पड़े हैं। इन्होंने कहां पर स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, और ये कहां स्थापना कर रहे हैं? ये स्थापना कर रहे हैं बारिसाल में। कहां स्थापना कर रहे हैं? बारिसाल में। तो देखिए इतनी संस्थाएं जो है वो आपको जो है दिखाई पड़ती हैं कि भाई शुरुआत आपके दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद जो होता है बड़ा ड्रास्टिक होता है। 1905 के बंगाल कांग्रेस पर, यानी आपके कहां पर 1905 में बनारस में कांग्रेस होती है, वहां पर भी आपके इसका असर दिखाई पड़ता है। ठीक, 1905 में कांग्रेस का आयोजन बनारस में होता है, और बनारस कांग्रेस में भी जो है आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि इस आपके स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रभाव दिखाई पड़ेगा। देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हुआ था बनारस कांग्रेस में। 1905 का जो बनारस कांग्रेस था उसके अध्यक्ष आपको मालूम है गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, जो कि आपके ये कह सकता हूं कि गरम दल के धड़े थे। 1906 में आपके 1907 में सूरत का विभाजन होता है, ये अलग बात है, लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं कि 1907 में एकदम से लोग उग्रवादी हो गए। उसके ठीक पहले से ही कांग्रेस में दो तरह की आइडियोलॉजी विकसित हो रही थी। एक, जो ब्रिटिशर्स के साथ किसी भी तरह का संघर्ष नहीं चाहते थे, उन्हें नरम दल के नेता कहा गया। फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी उसी धड़े के थे। जबकि एक तो जो था वो ये कहता था कि ब्रिटिशर्स से अगर वाजिब मांग की जरूरत हो तो संघर्ष करने में कोई बुराई नहीं है। उसे उग्रवादी दल या उग्रवादी जो है क्या कहते हैं धड़ा बोला गया। उसके तीन पिलर्स थे, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो इन तीनों ने क्या प्रयास किया कि जो बंगाल में हुआ है उसको कैश किया जाए, जो बंगाल में हुआ है उसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाए। जबकि कांग्रेस के जो है नरमवादी धड़ा, उसका कहना है कि देखिए ये बंगाल की घटना है, इसको हम राष्ट्रीय घटना से नहीं जोड़ सकते। बाल गंगाधर तिलक यहाँ पे काफी नाराज होते हैं कि क्या बंगाल भारत का पार्ट नहीं है क्या? आज वो बंगाल विभाजित कर रहे हैं, कल वो बंबई विभाजित करेंगे, परसों वो सिंध विभाजित करेंगे, नरसों वो मद्रास विभाजित करेंगे। तो क्या इनको हम, अगर ये हमारे मुद्दे नहीं तो हमारे मुद्दे बनने क्या चाहिए? तो यहां पर गरम दल के जो कांग्रेसी धड़े को हम यहां पर एक बड़ी जीत हासिल करते देखेंगे तब जब 1905 में इस स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिल जाता है। ठीक है, और 1905 के बनारस कांग्रेस अधिवेशन में क्या होता है? स्वदेशी आंदोलन को सफलता मिलती है। स्वदेशी आंदोलन को क्या मिलती है? समर्थन मिलता है। और जब स्वदेशी आंदोलन को आपके इसका समर्थन मिल जाएगा, जब स्वदेशी आंदोलन में जब कांग्रेस, बनारस कांग्रेस में स्वदेशी आंदोलन को समर्थन मिल जाता है, तो फिर क्या देखेंगे कि ये मुद्दा सिर्फ कहां का, बंगाल का नहीं रहता, फिर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है हम इसके खिलाफ जो है क्या देखेंगे, इसका एक प्रसार होते देखेंगे। ठीक है,
जैसे अगर पूछा जाए कि कौन कौन लोग थे और कहां कहां पर इसका जो है प्रसार आपके देखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि रावलपिंडी में, कांगड़ा में, हरिद्वार में, बंबई में, मद्रास में, दिल्ली में, भारत के बड़े बड़े क्षेत्रों में इस स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव को हम देखते हैं। मैंने आपसे पहले बता दिया है कि यह भारत का पहला जन आंदोलन था, जहां पर भारत के किसी एक स्थान पर हुई घटना का विरोध या उसके खिलाफ की प्रतिक्रिया हमें भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी देखने को मिल रही है। अब यहां से जो अगला सवाल आता है कि भैया यहां पर जो है कहां कहां पर कौन कौन लोग जो है इसको जो है डील कर रहे थे, तो वहां पर आप देखेंगे, मैं पूरी एक लिस्ट बना देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कौन कौन लोग कहां कहां डील करते थे। देखिए, बॉम्बे में इसको डील कर रहे थे बीजी तिलक, यानी बाल गंगाधर तिलक। पंजाब के क्षेत्र में इसको डील कर रहे थे अजीत सिंह, ठीक है। दिल्ली में आपके स्वदेशी आंदोलन, जो आपके स्वदेशी आंदोलन के लीडर्स है, बॉम्बे में बीजी तिलक, पंजाब में अजीत सिंह, दिल्ली में कौन लीड कर रहा था इसको? सैयद हैदर रजा। मद्रास में जो है आपके ओ चिदम्बरम पिल्लई, ओ चिदम्बरम पिल्लई। यानी बंगाल विभाजन का जो प्रभाव है, जो प्रसार है, आप क्या देख रहे हैं कि भारत के केवल किसी एक क्षेत्र विशेष में नहीं, भारत के लगभग लगभग हर एक क्षेत्र विशेष में ये हमें देखने को मिल रहा है। ठीक, अब आगे होता क्या है? आंदोलन बढ़िया चल रहा है। बंगाल में या पूरे भारत में ब्रिटिशर्स का लगभग लगभग जो है आपके सिर्फ कपड़ों पर 75% आयात कम हो जाता है। यानी जहां 4 शर्टें मंगाई जाती, केवल 1 शर्ट मंगाई जा रही थी। 1-2 बागड़ बिल्ले तो देखिए हर जगह होते हैं। ये उन्हीं 1-2 बागड़ बिल्लों में से कोई एक रहा होगा जो कि अभी भी इस आंदोलन को समर्थन नहीं दे रहा होगा। 1907 आते आते तक इस बंगाल के विभाजन के परिणाम स्वरूप लागू हुए स्वदेशी आंदोलन के सूरत हाल बदल जाते हैं। 1907 तक आते आते इस आंदोलन में जो है सांप्रदायिकता के थोड़े से लक्षण देखने को मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके कारण क्या है? उसके कारण आप देख लीजिए क्या है। 1906 में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में आपके मुस्लिम लीग का गठन हो जाता है और यह आंदोलन भारत में हिंदू और मुस्लिम पार्टीशन की पॉलिसी के तहत आया था। तो यहां पर क्या है कि मुस्लिम्स जो पोलराइजेशन है, जो अंग्रेज करने का प्रयास कर रहे थे, उसका इंपैक्ट अब इस आंदोलन में देखना शुरू हो चुका था। इस आंदोलन में मुस्लिम्स की संख्या थोड़ी कम देखी गई। इस आंदोलन में मुस्लिम्स को सपोर्ट थोड़ा सा कम लिया गया और 1907 में जब आपके क्या देखेंगे कि इस आंदोलन में सांप्रदायिकता के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं, सनातनी लक्षण या आपके हिंदूवादी राजनीति के जैसे इस 1907 में इस आंदोलन में कुछ लक्षण दिखाई पड़ेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर इस आंदोलन से अपने आप को दूर कर लेंगे। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर 1907 में इस आंदोलन से अपने आप को दूर कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि क्यों दूर किया था आर.एन. टैगोर ने, उसका कारण ये था। ठीक है, अब आगे क्या? तो ये मुस्लिम लीग ने क्या किया, जब पोलराइजेशन शुरू कर दिया तो बंगाल के इस आंदोलन में जो थोड़ा बहुत मुस्लिम था भी, वो क्या हुआ कि बाद में मुस्लिम लीग की तरफ शिफ्ट कर जाएगा और ये आंदोलन केवल हिंदू समाज का रह जाएगा। धीरे धीरे जो है आंदोलन शिथिल होना शुरू हो जाएगा और फिर क्या होगा कि अंततः हम देखेंगे इस आंदोलन को हम मंद पड़ते देखना शुरू कर देंगे। लेकिन इस बंगाल विभाजन और इस स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव है वो आप ये समझिए कि सिर्फ राजनीतिक तौर पे नहीं, लगभग लगभग समाज के हर आयाम पर देखा गया। बंगाल विभाजन में अब जो मैं बोल रहा हूं वो भले लिखूं ना, लेकिन आप उसको लिखते चले जाइएगा, समझते चले जाइएगा। बंगाल विभाजन की उपलब्धियां क्या थी? ठीक है, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि बंगाल विभाजन की उपलब्धियां क्या थी, तो उनको पॉइंट्स लिख दूंगा ताकि आपके सामने अगर स्टेटमेंट और एग्जर्शन जैसे सवाल आ जाएंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। या स्वदेशी आंदोलन की उपलब्धियां क्या थी? प्लस जो है बहिष्कार की उपलब्धि। ठीक, तो यहां पर मैं पॉइंट्स लिखते चला जा रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये भारत का प्रथम जन आंदोलन बन सकता है या कहा जाता है भारत का ये प्रथम जन आंदोलन बना। ये पॉइंट निकल के आता है। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आता है? बंगाल से बाहर भी चलाया गया। कहां कहां चलाया गया वो लिस्ट भी आपको भी मैंने दे दी है। प्रथम बार महिलाएं बाहर सामने आई, आंदोलन में शामिल हुई। ठीक है, तो ये इसकी उपलब्धि के रूप में निकल के आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी न्यूनताएं क्या थी, कहां पर ये फेल रहे, तो 1907 तक धार्मिक पक्ष हावी हो गया, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग आ गई। ठीक है,
दूसरा, धार्मिक पक्षावलियों के अलावा मुस्लिम भागीदारी कम होती चली गई। ठीक है, और बाद में यही पाकिस्तान के निर्माण का आधार बना। समझ रहे हैं? पाकिस्तान का निर्माण जिसको आपने 47 में होते देखा, उसके बीज बो दिए गए थे 1907 में ही। और आप एक बात समझिए, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हो रहा है और 1909 में मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स आ रहे हैं। और मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के तहत आप क्या देखेंगे, मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया जाता है। यानी अंग्रेज बहुत तेजी से भारत की सांप्रदायिक एकता को चौपट करना चाह रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जाग रही है और जितनी जल्दी इसको ब्रेक करेंगे उतना लंबे समय तक हम रूल कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि बाद में यही पाकिस्तान के निर्माण का जो है आधार बनती है। ठीक, अब सवाल अगर और आ जाते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि बंगाल विभाजन का साहित्य में क्या योगदान था। बंगाल विभाजन का साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारी किताबें और पत्रिकाएं आई हैं जहां पर आपके जो है इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप क्या देखोगे कि इसमें आपके डॉन नामन एक समाचार पत्र था। कौन सा? वो पूरे के पूरे इस बंगाल के आंदोलन को कवर करता है। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा जो है संजीवनी, उसमें इसकी चर्चा की जाती है ना? वो एक पत्रिका थी, किसकी थी? कृष्ण कुमार मित्रा की। और बहिष्कार की बात सबसे पहले किसमें की गई? संजीवनी की गई। इसके अलावा जो है आपके देशेर कथा दिखाई पड़ी। कौन सी? देशेर कथा। ये आपके जो है एक व्यक्ति थे सखाराम गणेश देउस्कर, उसमें इन्होंने बंगाल में हो रहे घटनाक्रम को अपने इस किताब का आधार बताया। ठीक है, इसके अलावा बहुत पॉपुलर जो था युगांतर। कौन? युगांतर। ये वारेंद्र घोष की आपकी पत्रिका थी, इसमें आपके बंगाल विभाजन संबंधित चर्चाएं की गई। इसमें भी बंगाल विभाजन का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा सोजे वतन, मुंशी प्रेमचंद भी बंगाल विभाजन से जुड़े थे और अपनी कहानी में इसकी बात कर रहे हैं। सोजे वतन किसके द्वारा लिखी गई? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर का एक प्रसिद्ध उपन्यास है गोरा। कौन सा? गोरा। और दूसरा है घरे वायरे। कौन सा? घरे वायरे या घेरे वायरे। वो भी आपके जो है इसी बंगाल पार्टीशन से जुड़ी बैकग्राउंड में लिखी गई उपन्यास और रचना थी। तो गोरा और घेरे वायरे, ये दोनों रचनाएं आर.एन. टैगोर की थी। ठीक है, और इसमें भी जो है बंगाल पार्टीशन का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब यहीं से जो है आपके मुस्लिमों में बंगाल पार्टीशन को लेकर जो है क्या कहते हैं बहुत सारी बातें करना शुरू की जा चुकी थी। अब एक चीज और समझिए आप कि बंगाल पार्टीशन का अंत कैसे हुआ। बंगाल पार्टीशन का जो है आपके अंत कैसे दिखाई पड़ेगा, तो बंगाल पार्टीशन का अंत जो है वो आपके 1911 में दिखाई पड़ता है। कब? 1911 में। 1911 में कहानी ये हुई थी कि उस समय 1911 में भारत के जो है वायसराय जो है वो बदल चुके थे। ठीक है, और 1911 में जो भारत के वायसराय थे वो हार्डिंग सेकंड आ चुके थे। कौन आ चुके थे? हार्डिंग सेकंड। 1907 में ही बेसिकली बदल के कर्ज 1907 में चला जाता है। तो 1907 से लेकर 1911-12 तक जो है आपके वायसराय कौन रहता है? हार्डिंग सेकंड रहता है। हार्डिंग सेकंड ने एक जो है आपके अरुणडेल कमेटी बिठाई थी 1906 में। अरुणडेल कमेटी का काम ये था कि वो देखे कि बंगाल पार्टीशन का जो काम हमने किया है वो ठीक भी है या नहीं। ठीक है, तो अरुणडेल कमेटी क्या कहती है कि ये जो आपके बंगाल पार्टीशन आपने किया है किसी भी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात को उस समय तक ध्यान नहीं दिया जाता। बाद में 1911 में आपके ब्रिटेन के जो है आपके जो महोदय महाराज हैं, नए महाराज हैं, वो आते हैं जॉर्ज पंचम, और उनकी मैडम आती हैं मैडम मेरी। मेरी नहीं, मतलब नाम था उनका मैडम मैरी। तो वो लोग आते हैं और उनके आने के उत्साह में, देखिए ऐसा होता है कि ब्रिटेन में जब कोई नया महाराजा चुना जाता था तो वो हर कॉलोनी में जाता था, मतलब हर ब्रिटिश उपनिवेश में जाता था जहां उसका शानदार वेलकम होता था और तोहफू वोफू दिया जाता था, मतलब तोहफे दिए जाते थे। तो उसी सीरीज में क्या है कि जॉर्ज पंचम भारत आते हैं, और जॉर्ज पंचम के सामने आपको मालूम है 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गीत गाया था, जनगण मन अधिनायक जो है, उसको लेकर भी कंस्पिरेसी है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये गाना जॉर्ज पंचम के लिए गा दिया। अब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में खलिहर लौंडा लोग क्या दिन भर लिखता है, क्या बोलता है, उससे आपका मतलब नहीं होना चाहिए। आपका बातचीत और आपके जो ओपिनियंस हैं उसमें ना ऐतिहासिक फैक्ट्स और एक कंसेप्ट जरूर होना चाहिए। वरना आप में और रोड किनारे कोई दो लोग जो रिक्शा चलाते हैं, चाय पी रहे हैं, उनके ओपिनियन में कोई तो फर्क होना चाहिए ना। शिक्षा अगर आप पा रहे हैं और उनके ही जैसी बातें कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है फिर शिक्षा कैसी? तो इनके
वेलकम के लिए जो है हार्डिंग सेकंड क्या करेगा, दिल्ली दरबार का आयोजन करेगा और वहीं पर जो है बंगाल पार्टीशन की जब चर्चा की जाती है तो बंगाल पार्टीशन को वहीं पर जॉर्ज पंचम द्वारा नल एंड वाइड कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है नल एंड वाइड करने का मतलब? नल एंड वाइड करने का मतलब है कि जॉर्ज पंचम महोदय ने इस निर्णय को जो है बर्खास्त कर दिया। समझ गए? इस निर्णय को बर्खास्त करने का सिंपल सा मतलब क्या है कि बंगाल विभाजन जो किया गया था वो अब रद्द कर दिया गया है और बंगाल विभाजन 1911 के बाद जो है आपको बंगाल पुनः वैसा ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो यहां पर देखते हैं बंगाल विभाजन जब रद्द होता है तो उसका क्या डेवलपमेंट है। ठीक, उसका क्या डेवलपमेंट देखेंगे, हम पूरा डेवलपमेंट देखेंगे, ध्यान सुनिएगा। 1906 में न्यायाधीश अरुंडेल कमेटी का गठन किया जाता है। ठीक है, और अरुंडेल समिति या अरुंडेल कमेटी क्या कहती है? बंगाल विभाजन सही नहीं है। ठीक है, उसके रिजल्ट में आप क्या देखेंगे? 1911 में देखेंगे, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ठीक है, किसके द्वारा आयोजित करवाया जाता है? वायसराय हार्डिंग सेकंड के द्वारा। हार्डिंग सेकंड उस समय का कौन है? वायसराय है, जो कि उनके वेलकम के लिए जो है ये दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया जा रहा है। कौन आता है इसमें? जॉर्ज पंचम आते हैं, जॉर्ज फिफ्थ। ठीक है, और उनकी मैडम मैरी आती हैं। ठीक है, जॉर्ज पंचम क्या करते हैं फिर? बंगाल विभाजन रद्द कर देते हैं। इन्होंने क्या किया? बंगाल पार्टीशन को रद्द कर दिया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? और अगर उसकी डेट पूछ दी जाए तो आप उससे क्या बताएंगे? 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 को बंगाल का पार्टीशन जो है रद्द कर दिया जाता है। अच्छा, अभी जब बंगाल विभाजन जब रद्द किया गया है तो आप क्या देखेंगे? बंगाल में जो है आपके जब विभाजन रद्द हुआ है तो उसका एक डेवलपमेंट ये निकल के आता है कि आपके उड़ीसा और बिहार इसको बंगाल से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, अब उड़ीसा एवं बिहार ये बंगाल से अलग कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद असम को पुराना जैसा 1874 का नक्शा था उसी स्थिति में ले आया जाता है। यानी पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल जैसी कोई स्थिति नहीं रह गई, लेकिन बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया जाता है। बिहार और उड़ीसा दोनों मिला के लगभग लगभग कूच बिहार जैसी स्थिति में दिखाई पड़ते हैं आपको। ठीक है, अब 1935 में इसी उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया जाता है। कंफ्यूज हुए? सुनो, 1911 में बंगाल पार्टीशन कैंसिल, दोनों बंगाल एक, पर बिहार और उड़ीसा इससे अलग। असम को भी अलग कर दिया जाता है, 1874 में जैसा उसका नक्शा था वैसे कर दिया जाता है। ठीक है कि नहीं? इसके बाद असम में जो सिलहट का क्षेत्र था वो भी शामिल कर दिया जाता है, जो कि बंगाल में आता है, वो सिलहट का क्षेत्र भी शामिल कर दिया जाता है। 1935 में जब भारत शासन अधिनियम आता है तो जो बंगाल और जो बिहार और उड़ीसा एक दिखाई पड़ रहा है, तो 1935 में उड़ीसा एक नए प्रांत के रूप में आ जाता है। इससे अलग किया जाएगा, बिहार से अलग किया जाएगा। एंड दैट्स हाउ आपके बंगाल पार्टीशन का ये पूरा का पूरा जो है चैप्टर ओवर हो जाता है। बंगाल पार्टीशन पर जितना मैंने आपको बता दिया उससे आप पीसीएस या यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के मेंस को भी जो है आप अच्छे से लिख सकते हैं। बंगाल पार्टीशन अंग्रेजों का एक ऐसा एक्शन था जिससे उनको लगता था कि वो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर देंगे, और हुआ ठीक उसका उल्टा। राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर होने की बजाय और मजबूत हो गया। उनको लगा ये हम बंगाल में कर लेंगे, इसका कोई इंपैक्ट कहीं देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये बंगाल का जो पार्टीशन है ये पूरे भारत में जो है बाकायदा एक राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर निकल के आता है, और भारत ने अपना पहला मास आंदोलन देखा। इसके बाद मास आंदोलन दोबारा फिर भारत में महात्मा गांधी ही करते दिखाई पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं? तो बंगाल पार्टीशन से जितना जुड़ा आपको फैक्ट था वो आप जो है समझ लीजिए। भारत सचिव लॉर्ड क्रू, एक और फैक्ट मुझे मिला है, तो भारत सचिव लॉर्ड क्रू जो है इस बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं, इसे कानूनी मान्यता देते हैं। इसे कानूनी मान्यता दी। और बस ये आपके इस क्लास का लास्ट फैक्ट हो गया, और बंगाल विभाजन पे हमने जितनी भी बातें करनी थी लगभग लगभग सारी बातें फिनिश कर ली हैं। बंगाल पार्टीशन पर अब जरा आप जो है घटना चक्र से लेकर कोई बढ़िया से बढ़िया किताब उठाइएगा, सवाल लगाइएगा, कोई नहीं आता है तो हमें बताइएगा। जय हिंद क्लास।